तो आज हमारा वीडियो सल्तनत काल का चौथा वंश यानी कि सैयद वंश के बारे में होगा। और इससे पीछे जो हमने 3 वीडियो देखे हैं, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, थोड़ा उसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहला भारत पे आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 1712 में सिंध के क्षेत्र में करता है। और उसके बाद मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है। और उसका जो आगमन है उसमें से सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे आगमन होता है। और सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, और उस समय का राजा जो थे वो थे भीमदेव प्रथम। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण में से यह प्रसिद्ध आक्रमण था उनका, सोमनाथ मंदिर का माना जाता है। उसके बाद मोहम्मद गजनवी के अंदर ऑफिशियल मेंबर जो थे, यानी कि कह सकते हो ओवरऑल कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी गजनवी के मृत्यु के पश्चात, गजनवी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गजनवी के मृत्यु के पश्चात गजनवी के अंदर इंडिपेंडेंट जो वर्कर्स थे, एक ऑफिशियल वर्कर्स मोहम्मद गौरी, उन्होंने अपना एक इंडिविजुअल किंगडम एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। और फर्स्ट तराइन के युद्ध के बाद प्रथम मुस्लिम किंगडम जो ऑफिशियली जो है एस्टेब्लिश होता है इंडिया में। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट जो तराइन का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब गौरी वापस जाता है तो उसके बाद अपने किंगडम के जो फेवरेट जनरल होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप देता है। ठीक है, गजनी सौंप देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक वंश का स्थापना करता है, जो कि गुलाम वंश कहलाता है। गुलाम वंश इसीलिए कहलाता था क्योंकि गौरी के अंदर यह गुलाम बन के काम करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इस जो वंश का स्टैब्लिश किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश कहलाया। और गुलाम वंश का जो शासन काल था, अभी हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं, चलेंगे सैयद वंश पे। तो गुलाम वंश का जो शासन काल था वह था 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290। इसमें बहुत सारे शासक हुए, जो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख लेंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, जो कि 1290 से 1320 तक शासन करता है। उसके बाद तुगलक वंश आता है, जो कि 1320 से 1398 तक शासन करता है। कहीं कहीं आपको 1414 तक मिलेगा, लेकिन मेनली अगर बात करें तो 1398 तक ही था, क्योंकि 1398 में जब आक्रमण हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद तैमूर यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए शासन किया। और तैमूर जब वापस हो रहा था तो तैमूर ने खिलजी खां की सहायता से नसरुद्दीन महमूद तुगलक को हराया था, तुगलक वंश के अंतिम जो शासक थे 1398 में। उसके बाद तैमूर लंग आता है, लेकिन वह वंश एस्टेब्लिश नहीं करता है। लेकिन जब वह रिटर्न जाता है तो खिलजी खां को कुछ एरिया है जो मैं बताऊंगा उसको सौंप देता है। ठीक है, तो उसके बाद खिलजी खां जो है सैयद वंश का स्थापना करता है 1414 में। इसीलिए कहीं कहीं पे आपको बीच का जो डाटा है 1398 से लेके 1414 तक में कहीं कहीं पे आपको सिर्फ देखने को नहीं मिलेगा, और सिर्फ अगर मिलेगा तो 1320 से 1414 तक शासनकाल आपको देखने को मिलेगा तुगलक वंश का। लेकिन ऑफिशियली अगर सही से बात अब बताएं तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है, जो मैंने बताया था 1398 में। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को हराता है, पराजित करता है दिल्ली पर आक्रमण करके। तब तैमूर लंग जो है शासन करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब रिटर्न होता है खिलजी खां को दे देता है। तो यहाँ से अब खिलजी खां जो है वह सैयद वंश का स्थापना करता है 1414 में। तो अब चलेंगे सैयद वंश पे। तो सैयद वंश में 4 महत्वपूर्ण शासक हुए। प्रथम खिलजी खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा महमूद शाह, और अंतिम जो था आलम शाह था। लेकिन खिलजी खां के 2 पुत्र थे, एक मुबारक शाह थे, एक और थे, जो कि हम अभी आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। होप कि जो पृष्ठभूमि मैंने बताया है आपको सही से समझ आ गया होगा। तो आपको तराइन का युद्ध कब हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं।
तो यहाँ पे हम खिरीज खां के बारे में जानेंगे। खिरीज खां के पुत्र जो दो थे उनका क्या क्या नाम था। और पहला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको मैंने बताया था कि तैमूर जब भारत से लौटता है तो खिरीज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो क्षेत्र है वहाँ का शासक बना देता है। लेकिन खिरीज खां को इससे संतुष्टि नहीं होता है, वह दिल्ली पे आक्रमण करता है। जब वह दिल्ली पे आक्रमण करता है उस समय दौलत खां जो है शासन करने की कोशिश करता है। दौलत खां को हरा के दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है खिरीज खां। और खिरीज खां के दो पुत्र थे, ठीक है। एक थे मुबारक खां, मुबारक खां, और दूसरा था फिरोज खान, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा पुत्र था वह शासक नहीं बनता है कभी। मुबारक खां खिरीज खां के बाद इसका एक जो पुत्र है मुबारक खां वह शासक बनता है। और मुबारक खां के बाद जो शासक बनता है वह था महमूद शाह, जो कि खिरीज खां के भाई का पुत्र था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खिरीज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो खिरीज खां ने रैयत ए आला का उपाधि धारण किया था। रैयत ए आला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खिरीज खां की शासनकाल कब से कब तक था। तो खिरीज खां का जो शासनकाल था 1414 से लेकर, जब एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि खिरीज खां संस्थापक थे, तो 1414 से लेकर 1421 तक जो है इसका शासनकाल आता है। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो खिरीज खां की मृत्यु 1421 में तो होती है, लेकिन कब होती है डेट के साथ अगर पूछ दिया तो 20 मई 1421 को हुई थी, ठीक है। 20 मई 1421 को। क्वेश्चन नंबर 5, खिरीज खां की मृत्यु के उपरांत, यानी खिरीज खां की मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा, दो बेटा था, तो कौन सा बेटा शासक बनता है। तो मुबारक खां नाम जो होता है वह शासक बनता है। और मुबारक खां, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुबारक खां जिस तरह इसके पिता श्री खिरीज खां ने रैयत ए आला का उपाधि धारण करता है, तो यह रैयत ए आला के जगह किसी और चीज़ का उपाधि धारण करता है, जो कि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। रैयत ए आला की उपाधि की जगह मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की। तो यह शाह का उपाधि धारण किया था। कहीं कहीं पे आपको मुबारक खां दिखेगा, कहीं कहीं पे मुबारक शाह दिखेगा, ठीक है। तो शाह की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मुबारक जो है यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार कौन थे, ठीक है। तो मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार जो थे अहमद सरहिंद थे। कौन थे? अहमद सरहिंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अहमद सरहिंद कौन सी पुस्तक लिखा। तो अहमद सरहिंद ने तारिक ए मुबारक शाही लिखा था। तो ये तारिक ए मुबारक शाही किसके बारे में था। तो मुबारक शाह यानी कि सैयद वंश में था। तो इसके अंदर जो इतिहासकार थे वह सैयद वंश के विषय में इस पुस्तक में वर्णन करते हैं। किस पुस्तक में? तो तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का शासक कौन बनता है। तो मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का जो शासक है वह मुबारक खां के चाचा के पुत्र महमूद शाह बनता है।
मोहम्मद और महमूद में अंतर है, तो आप मोहम्मद नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। होप कि 2-4 ही क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा यहीं पे। तो आपके लिए जो कमेंट सेक्शन के लिए जो क्वेश्चन मिला है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वह आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि महमूद शाह के बाद सैयद वंश के शासक कौन बनता है। तो महमूद शाह, जिसका शासनकाल 1434 से, यानी कि मुबारक खां के बाद जो महमूद शाह बनता है, 1434 से 1443 तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, और महमूद शाह के बाद जो बनता है वह था आलम शाह, जो कि सैयद वंश का लास्ट शासक था, आलम शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश का शासनकाल सबसे कम रहे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सैयद वंश से थोड़ा अलग है, आपको, ताकि आपको टाइम पीरियड याद रहे कि सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन सा शासनकाल रहा किस वंश का। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासन करने वाला जो वंश था वह था खिलजी वंश, जो कि 30 वर्ष ही सिर्फ किया था। दिल्ली सल्तनत की बात हो रहा है, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश जो है सबसे ज़्यादा शासन करता है। तो गुलाम वंश जो है सबसे ज़्यादा शासन करता है, 1206 से 1290, यानी कि 84 साल शासन करता है। और दूसरा जो कि 78 वर्ष करता है वह तुगलक वंश। ठीक है, तो प्रथम सबसे ज़्यादा करने वाला शासन कौन सा वंश है, तो दिल्ली सल्तनत का वह था गुलाम वंश। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे। वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।